आप सभी साथियों का, सभी शुभचिंतकों का, सभी मित्रों का हृदय की गहराइयों से सादर स्वागत। हर रविवार की तरह इस रविवार भी मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ। आजकल हमारे देश में बहुत सारी गतिविधियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी विरोधाभासें अपने पड़ोसियों से होते जा रहे हैं। उन्हीं में से हमारा एक बड़ा परंपरागत और बड़ा फ्रेंडली, बड़ा मित्रतापूर्ण हमारा पड़ोसी है नेपाल। इसके साथ हमारे इस समय बॉर्डर डिस्प्यूट और अन्य कारणों से चर्चा में है। तो आइए इसके बारे में, इसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इन पर चर्चा करते हैं आज। देखिए, यदि नेपाल राज्य की हम बात करें तो नेपाल राज्य की स्थापना जो की थी वो पृथ्वी नारायण शाह ने 18वीं शताब्दी के मध्य में किया था। और जब 18वीं शताब्दी की मध्य की हम बात करते हैं, लगभग 1740-45 के आसपास की बात करते हैं, तो उस समय भारत में मुगल साम्राज्य लगातार कमज़ोर होता जा रहा था। और पड़ोस में, मतलब मैं जब पड़ोस की बात करता हूँ तो नेपाल के पड़ोस में चिंग साम्राज्य हुआ करता था, जो एक प्रभुत्वशाली और एक संप्रभु, एक मजबूत राष्ट्र हुआ करता था। इस प्रकार से जब फॉर्म हुआ या स्थापित हुआ नेपाल, तो उसके फाउंडर ने कहा था, पृथ्वी नारायण शाह ने, कि नेपाल इज द याम बिटवीन टू रॉक्स। नेपाल इज द याम बिटवीन टू रॉक्स, यह दो मजबूत चट्टानों के बीच यह देश स्थित है। फिर उन्होंने यह प्रयास किया कि हम बीजिंग अर्थात चीन और भारत अर्थात उस समय भारत ज़्यादा ही कलकत्ता हुआ करती थी, इसके बीच अच्छे संबंध स्थापित किए। लेकिन आप तो जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जैसे भारत में प्रभावी होती गई, वह हमेशा स्वार्थपूर्ण औपनिवेशवादी सोच के साथ आगे बढ़ती गई। इस कारण से हमारे संबंध उस समय के ब्रिटिश इंडिया के नेपाल से अच्छे नहीं होते गए। उन्होंने रजवाड़ों में अपना, जो उस समय के रियासतें थी, उनसे भी अपना संबंध अच्छा बनाने का प्रयास किया पृथ्वी नारायण शाह ने, लेकिन बात नहीं बनी। और धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया को लगने लगा कि हमें नेपाल को भी कैप्चर करना चाहिए। उनकी सोच की वजह से 1814 में युद्ध होता है, इंडो नेपाल युद्ध। और इस युद्ध के अंत में 1816 में एक संधि होती है, जिसकी आज बड़ी चर्चा चल रही है, संगरौली की संधि। इस संधि में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को आपस में बैठ करके बातें की जाती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। इसके बारे में मैं चित्र सहित थोड़ा कुछ देर बाद बताऊंगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1860 में ऐसी परिस्थितियां बनने लगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगने लगा कि जो हमने संधि की है उसमें हम कुछ परिवर्तन करें। देखिए, ये आप एक रफली मैप देख लीजिए, इससे बातें कुछ समझ में आपकी आएंगी। ये देखिए, जो हम 1816 की जो संगरौली संधि हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि ये जो महाकाली नदी है, इसका उद्गम स्थल जो है यहाँ से हो रहा है, मान चलिए यहाँ से हो रहा है, और इसी एक छोटा सा नाला है, ये पूर्व दिशा में, जो उसको मैंने हरे रंग से बनाया है, यहाँ से आकर के इस स्थान पर महाकाली नदी से मिलता है। उसके बाद उस संधि के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि इस नदी के का जो उद्गम स्थल है, उसके पश्चिम का पूरा भाग जो है वो भारत का होगा और उसके पूर्व का पूरा भाग नेपाल का होगा। लेकिन 1860 के आसपास आते आते ये त्रिभुज जैसा क्षेत्र बन रहा है। ब्रिटिश इंडिया को लगने लगा कि यह सामरिक रूप से और हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी स्थान है। तो धीरे धीरे बिना किसी बात के अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस भाग को कैप्चर कर लिया। 1860 आते आते इस पर क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और उसके बाद से नेपाल, क्योंकि कमज़ोर राष्ट्र था, उसने विरोध नहीं किया और यहीं के साथ अपने बाकायदा मैप में दिखाने लगा। जैसा कि आप लोगों ने मैप में देखा कि वह स्थितियाँ लगातार बनती रही हैं और कभी भी नेपाल ने उसका विरोध नहीं किया। फिर उसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है और 1950 में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नेपाल से एक बड़ी अच्छी संधि करते हैं, जिसका आज नतीजा है कि आज बिल्कुल बॉर्डर फ्री है, आप नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आ सकते हैं बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के। और वह संधि तो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, उसी के आधार पर भारत के बाद के रिलेशन स्थापित होते चले गए। और उस दौरान हम लोगों ने यह नहीं सोचा कि हमें उस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। और उसके बाद धीरे धीरे नेपाल में भी डेमोक्रेसी आ गई और 1990 में वहाँ पर भी प्रजातांत्रिक सरकार आ गई और मोनार्की राजशाही जो केवल सिम्बोलिक रह गई, मात्र सांकेतिक रह गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें आने लगी तो उन्होंने पुराने समझौतों को अध्ययन किया, उनको समझा और कई बार उन्हें भारत के सामने यह पेशकश की कि आइए इस बॉर्डर डिस्प्यूट को हम सुलझाते हैं। ऐसा कई बार वहाँ के
प्राइम मिनिस्टर्स ने और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कई बार प्रयास किया था, लेकिन जब बात ना बनी तो हुआ चलो भविष्य के गर्त में डाल देते हैं, धीरे धीरे मामला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस बीच भारत और नेपाल के बीच इतने गहरे संबंध हो चुके थे कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट पर किसी की निगाह नहीं गई और किसी की नज़र नहीं गई। और हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा कभी न कभी कमजोरी प्रदर्शित करती है। जैसा कि क्या हुआ, नेपाल में पूरे राजशाही परिवार को 90 के दशक के अंतिम समय में हत्या कर दी गई। कहीं न कहीं इसमें बहुत सारी शक्तियों का रोल रहा। अब यहीं से चाइना का प्रभाव बढ़ना शुरू होता है नेपाल में। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष चुने जाते हैं पुष्प कुमार दाहाल प्रचंड, जो कि वर्तमान में एक बड़े लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेपाल के। और साथ ही साथ दूसरा एक गुट वहाँ पर उभरता है कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसके प्रमुख नेता होते हैं या महासचिव वर्तमान में जो केपी ओली हैं, वो साहब। और इन दोनों लोगों ने मिल करके नेपाल में ये एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाने के लिए बिगुल फूंक दिया। एक ज़बरदस्त सिविल वार हुआ, एक लड़ाई हुई, और इस प्रकार से 2008 में वहाँ की जो मोनार्की थी, जो राजा बनाए गए थे ज्ञानेंद्र, उन्हें हटा दिया गया गद्दी से, और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार का गठन हुआ। और धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती गई, और फिर उन्होंने एक नया संविधान लेने का प्रयास किया। उस नए संविधान के अंतर्गत कई प्रकार की जो हमारे मधेसी उन्हें कहा जाता है, जो हमारे देश से, भारत से स्पेशली जाकर के वहाँ बसे हुए हैं, क्योंकि 1950 की ट्रीटी इतनी सार्वभौमिक और इतनी स्वतंत्र थी कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ आने जाने में। तो बहुत से भारतीय वहाँ जाकर के बस गए। उनके साथ एक सौतेला व्यवहार वहाँ उस ट्रीटी के, उस संविधान के अंतर्गत हुआ, जिसके कारण बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ। और 1916 में 135 दिन का इकोनॉमिक ब्लॉकेज हो गया, जिस वजह से नेपाल जो है वो बुरी तरीके से फंस गया। और वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स या भारत विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगी, और उन्हीं प्रबल भावनाओं का लाभ उठा करके वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का एक मजबूत शासन प्रारंभ हुआ, जो कि वर्तमान में केपी ओली के रूप में सामने आ रहा है। अभी कुछ मई जून के लगभग की बात है, केपी ओली की सरकार में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बड़ा आपस में विरोध चल रहा था। ऐसा माना जाता है कि नेपाल के लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उन्होंने पार्टियों में समझौता कराया, और उसकी क्या क्या शर्तें थी ये तो हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है। अब धीरे धीरे वहाँ पर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट था उसका वो लाभ उठाने लगे, और आज वर्तमान जो वहाँ की सरकार है वह भारत को उल्टे सिल्टे बातें, अनर्गल प्रलाप कर रही है। और साथ ही साथ जो हमारा पुराना मुद्दा था लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी का, इस बॉर्डर डिस्प्यूट को वह एक बार फिर बड़े हाईली बहुत आक्रामक तरीके से सामने ला रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो बिहार है वहाँ पर उन लोगों ने गोली चला दी भारतीय नागरिकों के ऊपर, जिसमें हमारा एक नागरिक मारा गया। फिर उसके बाद हमारा बैराज वो मेंटेन नहीं होने दे रहे हैं। इस प्रकार की लगातार कॉन्फ्लिक्ट की वजह यह है कि वहाँ पर नेपाल में इस प्रकार की सरकार आ गई है जो प्रो चाइना, जो चाइना को सपोर्ट करती है। अब हमें क्या करना होगा, सवाल ये उठता है। देखिए, हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, हमारे देश के साथ, हम तब जागते हैं जब थोड़ा सा देर हो चुकी होती है। यह हमारे फॉरेन पॉलिसी की, हमारी कूटनीति की हमेशा से कमजोरी रही है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, वहाँ की गंडक नदी पर भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लिया था हाइड्रो पावर बनाने का, और इतना डिले होता चला गया, इतना लेट होता चला गया कि उसको एक चाइनीज़ कंपनी ने कहा कि मैं इसको जल्द से बना दूंगा। और जब चाइनीज़ कंपनी ने हाथ डाला उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो भारत सरकार ने कहा दिया कि इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो बिजली बनेगी 1200 मेगावाट, उसको मैं खरीदूंगा नहीं। अब नेपाल भारत के अलावा किसी और को बिजली बेच ही नहीं सकता है, ऐसी उसकी भौगोलिक स्थितियाँ हैं। इसके अलावा हमारे भारत सरकार और नेपाल सरकार ने एक एग्रीमेंट किया था कि रक्सौल बिहार का जो स्थान है वहाँ से काठमांडू के बीच रेल लाइन बिछाई जाएगी, वह प्रोजेक्ट भी बिल्कुल ढीला हो गया है। इस प्रकार से हमारा जो कार्य है वो नेपाल में बहुत स्लो चलता है। हमें भी तेज़ी से नेपाल में काम करना चाहिए, और इन वर्तमान परिस्थितियों में हमें समझना होगा कि हम नेपाल को कैसे समझ सकते हैं या उसके साथ कैसे अपने संबंध मजबूत कर सकते हैं। और वह आजकल की ही बात है कि वहाँ का जो एक विलेज है, एक गांव है, रुई नाम से है, उस पूरे विलेज को चाइना ने कैप्चर कर लिया। लगभग 33 हेक्टेयर ज़मीन को उसने कब्जा कर लिया। जैसा कि वहाँ की अथराइड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा नेपाल की कि हमारी ज़मीन पे चाइना कब्जा कर रहा है, लेकिन उस विषय में केपी ओली वहाँ के पीएम साहब कुछ नहीं बोलते हैं। अभी कल परसों की रिपोर्ट है कि वहाँ के लोगों में बड़ा आक्रोश पैदा हो रहा है। वहाँ का एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है द हिमालयन टाइम्स, उसने इस खबर को बहुत ओपनली छापा है। आज की जो परिस्थितियां हैं, नेपाल में हमारे जनता से बहुत अच्छे संबंध हैं,
रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। तो इन परिस्थितियों का हमें लाभ उठाना होगा और उनसे जुड़ने का प्रयास करना होगा, स्पेशली नेपाली पीपल से, नेपाली लोगों से। तो हमें कोई भी बात नेपाल के बारे में कहने से पहले, चाहे आप ट्विटर पे जाएं, चाहे फेसबुक पे जाएं, चाहे व्हाट्सएप पे बात करें, हमें नेपाल की जो वर्तमान सरकार है उससे हमको प्रॉब्लम है, नेपाली लोगों को हमें सपोर्ट करना होगा। इसीलिए मैंने यह प्रयास किया है कि हम एक हैशटैग स्टार्ट करें, लेट्स सपोर्ट नेपाली पीपल। क्योंकि नेपाली पीपल जो है वह बुरी तरह से फंसा हुआ है। केपी ओली सरकार को अपनी सरकार बचानी है, उनको प्रधानमंत्री पद बचाना है, उसके लिए कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है, चीन के किसी भी स्तर पर गिरने के लिए तैयार है। और कांग्रेस, हमें उन तबकों को सपोर्ट करना होगा नेपाल में जो प्रो इंडिया हो, जो इंडिया के साथ मजबूत रिश्ते की वकालत करते हों। यह हमारा उनके साथ भविष्य हो सकता है। तो इस प्रकार से मैंने इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से कम शब्दों में आपको भारत, नेपाल, चीन के बीच जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उसके इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर छोटी सी चर्चा की। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जहां तक हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे, मेरे उत्साह को बढ़ाते रहेंगे, तो मैं आपको इस प्रकार के नए नए टॉपिक्स लाता रहूँगा और फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक साधुवाद।